हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस एन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक की आर्थिक विकास या आर्थिक व्यवस्था की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है विकास। तो स्टार्ट करते हैं। हम नोट्स क्लियर करते हैं ताकि आपके सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाए। अगर नोट्स आप अच्छे से याद करते हैं, समझते हैं, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप नोट्स पर ज़्यादा फोकस करें। विकास, ये विकास क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है विकास। तो विकास के बारे में तो जानना ज़रूरी है। पहला पॉइंट है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। विकास का क्या लक्ष्य है? विभिन्न व्यक्ति हो और उस पर विभिन्न विभिन्न लक्ष्य हों। दूसरा पॉइंट बोलता है लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। फिर ये लास्ट पॉइंट बोलता है एक के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। फिर मतलब इस थर्ड नंबर पॉइंट के कहने का मतलब है जो विकास की पद्धति चलती है या विकास होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए विकास ही हो। किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है किसी के लिए, तो किसी के लिए बहुत विकासशील हो सकता है, विकास करने योग्य हो सकता है या फिर विकसित हो सकता है। तो ये हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। किसी के लिए विकास जो होता है वो दूसरे के लिए हो सकता है विनाशकारी हो। तो यही ये कहना चाहता है। आय और अन्य लक्ष्य, ये क्या होता है? ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित हैं। इसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास की जो अवधारणाएं हैं उसमें विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। यह विश्व बैंक जो विकास रिपोर्ट देता है उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है कि कौन सा जो देश है वो विकसित है, कौन सा राष्ट्र है या देश है जो विकसित है, और कौन सा राष्ट्र है जो अभी विकास के कगार पर है, विकास कर रहा है या फिर वो निम्न विकास वाला देश है। फिर दूसरा एक पॉइंट है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या कहता है? मानव विकास रिपोर्ट इसके अनुसार क्या है? राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। तो ये यूएनडीपी ही ज़्यादातर बेहतर माना जाता है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर के लिए अक्सर पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत कौन सी शैली आती है, किस स्तर मतलब किसके अनुसार मानव विकास रिपोर्ट की अनुसूची तैयार की जाती है। तो ये क्या होगा? लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये होता है। इसका जो गणना होता है वो इन तीनों चीज़ों के हिसाब से ही किया जाता है। और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है? क्या पूछा जाता है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कि मानव विकास रिपोर्ट एक प्रकार की पद्धति है जो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अनुसार किसी भी देश या राष्ट्र के विकास का अनुमान लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। धारणीय विकास, ये धारणीय विकास क्या है? विकास हो पर इससे परिवेश या पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। मतलब ये धारणीय या सतत विकास कह सकते हैं, समावेशी विकास। ये जो धारणीय विकास है इसका दूसरा नाम समावेशी विकास भी होता है। अब ये धारणीयता ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है।
अब ये जो धारणीयता है, धारणीय विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली ऐसी प्रक्रिया, विकास की एक प्रक्रिया है जो इस प्रकार से चलती है, जो अपनी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी तो करती ही है, किंतु वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी भविष्य में जो पीढ़ियाँ होंगी, उनको भी इस विकास का लाभ हो या हमारी प्राकृतिक संसाधनों का लाभ प्राप्त हो। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम है, अगर ऐसे यूज़ होगा तो आने वाली पीढ़ी इसका लाभ नहीं उठा पाएगी। तो इसको नज़र में रखते हुए जो विकास की पद्धति होती है, जो पद्धति चलती है, उसे क्या कहते हैं? धारणीय विकास या समावेशी विकास, और इसी को धारणीयता कहते हैं। अब एक पॉइंट है औसत आय। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। यह प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। अब ये औसत आय क्या होता है? देश का जो कुल आय है, मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से हो गया, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, तो उसका जो पैसा आता है, जो आय मिलती है, या कृषि होती है उसका, सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका, या फिर फैक्ट्रीज से, जो सरकारी फैक्ट्रीज है उनसे जो उत्पाद होता है, उनसे जो आय मिलती है, वो कुल आय को अगर देश की कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल आता है या फिर औसत आय निकल आता है। एक ये भी पॉइंट है शिशु मृत्यु दर। ये शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात को दिखाती है। जो किसी वर्ष में, मान के चलिए 1000, एक औसत लेकर चलते हैं, 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही जितने शिशु मर जाते हैं, मरने की जो दर होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब एक होता है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थित अनुपात कहलाता है। फिर अब चलते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय की जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वही राष्ट्रीय आय जो कुल आय आता है देश का, मैंने अभी समझाया, कुछ जीडीपी होता है, इससे आता है, इससे कुछ फैक्ट्रीज़ होती है, सरकारी फैक्ट्रीज़, उनमें जो उत्पाद होते हैं उनसे जो पैसे आते हैं वो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है या आयात होता है, तो उन सभी के जो जितने भी पैसे आते हैं, जितना भी आय आता है, उनको जोड़ने पर जो हमें जोड़फल मिलता है, जो योगफल मिलता है हमें, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसी के साथ हम 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। 3 प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है? मतलब ये जो विश्व बैंक किस विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? अगर इसके कोई मापदंड है तो उसकी सीमाएं क्या है, ये बताना है हमें। अक्सर 5 नंबर के लिए पूछा जाता है ये, तो इसका आंसर यहाँ पे हम ला चुके हैं। अब पढ़ के इसको समझने का प्रयास करेंगे। जितना हद तक हो सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर कहीं डिफेक्ट लगे आपको, जैसे कि कुछ समझ ना आए, तो आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए मैं नई वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगी। प्रयास का मैं ज़रूर ही अपलोड करूँगी नई वीडियो, ताकि उसमें कुछ अच्छे से डीपली और ज़्यादा डीपली मैं समझा सकूँ आप सभी को, अगर दिक्कत आती हो तो और आपको किस टॉपिक पर बात करनी है, किस टॉपिक के बारे में जानना है, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स को हमारे पढ़ाए गए बातों पर कितना गौर है और हमसे और क्या क्या जानने की उम्मीद रखते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा साधन है विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से आय के मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देश से अधिक विकसित माना जाता है।
परंतु विभिन्न देशों की तुलना करते समय उसकी कुल आय को ध्यान में रखकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है और इसलिए इससे यह पता नहीं चलता कि आश्रित व्यक्ति क्या कमा रहा है। इसलिए दो देशों की तुलना करते समय बुलावे की बजाय और 27 तुलना करते हैं। इसे औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक ने अपनी 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसकी औसत आय के मापदंड से देशों का वर्गीकरण किया है। वह देश जिसके प्रति व्यक्ति आय है 10,066 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, उन्हें समृद्ध देश माना गया, और जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम थी, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। तो इतना मैंने पढ़ लिया लेक्चर। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा तो मैं ये बताती हूँ कि ये जो विश्व बैंक है ये देशों का निर्धारण करता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन विकासशील है या निम्न वर्ग का देश है। तो वो किस आधार पे करता है? विश्व बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। तो बुलावा भेजेंगे यदि प्रति व्यक्ति को कि आप आइए भाई, आप बताइए आपकी आय कितनी है, प्रति वर्ष में आप कितना कमा लेते हो, तो एक एक आदमी को बुला कर पूछना ये संभव थोड़ी ना है। नहीं हो सकता, कभी भी किसी कीमत पर संभव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए विश्व बैंक ने क्या किया कि जो देश की कुल आय था, देश का कुल आय, उसको देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया, उसे भाग कर दिया, जिससे एक भागफल मिला, और उस भागफल को कहा गया कि ये क्या है भैया, ये प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय, इस प्रकार से नाम दे दिया गया। और उस आय का जिक्र किया गया जिन देशों का जो ये हैं, जिन देशों का 10,066 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक था, कमाई जो भी था इससे अधिक था, 10,066 रुपये से अधिक या इसके बराबर, तो उस देश को क्या कहा गया कि वो समृद्ध देश है, संपन्न है, वो पूर्णतया संपन्न है और वो विकसित देश है। और यदि जिन देशों के पास $825 प्रति व्यक्ति आय से कम था प्रति वर्ष, इसके बराबर या इससे कम था, तो उन देशों को क्या कहा गया कि वो निम्न वर्ग वाले देश हैं और विकासशील देश हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? ये जो UNDP है ये विश्व बैंक के मापदंड से किस प्रकार अलग है, अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे हम करने का प्रयास करेंगे, इसके बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया है, परंतु यह मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण से परे हटकर UNDP ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कहीं बेहतर माना जाता है। इसके द्वारा देश की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं पर भी जोर दिया जाता है। पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो विश्व बैंक ने मापदंड के लिए जो तकनीक अपनाया था वो सिर्फ आय के आधार पर था, आय को ज़्यादा महत्व देकर वो मापदंड करता था। तो ये न्याय पक्ष नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ आय ही थोड़ी ना ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए अगर सिर्फ इनकम आ रहा है, उसका हेल्थ साथ ना दे, उसके पास शिक्षा ना हो, अगर उसके पास कोई नॉलेज ना हो, शिक्षा ना हो, तो आय आएगी ही कहाँ से? पहला बात कि आय आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो उसका वो यूज़ कहाँ करेगा? इधर उधर कर देगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरा कि अब शिक्षित होने के साथ साथ स्वस्थ भी होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो आय और शिक्षा लेकर ही क्या करेगा? ठीक है, तो इन पहलुओं पर भी जोर दिया गया है। यही बात यहाँ पे 3 पॉइंट्स में दिया गया है। लोगों का शैक्षणिक स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर,
और लास्ट में कहा गया है वर्गीकरण का यह ढंग अधिक उचित लगता है भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये जो धारणीयता है, समावेशी विकास, ठीक है, ये विकास के लिए, विकास की अच्छी पद्धति क्यों है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। धारणीयता का यह अर्थ है कि प्राकृतिक के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न होने पाए। जैसे मैंने बताया था पहले कि धारणीयता या समावेशी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी की जो ज़रूरतें हैं उनको भी नज़र में रखा जाता है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। तो वही बात है, धारणीयता का यह अर्थ है कि प्राकृतिक के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न होने पाए। यदि हम प्रकृति के संसाधनों का बड़ी समझदारी और सूझबूझ से प्रयोग करेंगे तो हमें भी उनका लाभ रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिलेगा। वही बात है, प्रकृति के पास हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लालच हेतु उनका शोषण करेगा तो यह साधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तो एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं पेट्रोलियम और कोयला, जो कि अनवीकरणीय संसाधन है। अभी संसाधन के बारे में भी हमें पढ़ना है भैया। तो ये पेट्रोलियम और कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है जिसका निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसी स्थिति कभी मिलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लालच को तैयार कर हमें तैयार नहीं होगा भैया, यहाँ त्याग होगा। लालच का त्याग कर हमें संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भी भूखे ना रहें और आगे आने वाले पुश्ते भी उनसे वंचित ना रह जाएं। फिर हमें अपने वन और हमें अपने वन और सभी साधनों को मानव शोषण से बचाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे खूनी नहीं सभी होगा भैया चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पशुओं और पौधों की बहुत ही नस्लें, यार ये बुक में कितनी मिसप्रिंटिंग है भैया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खूनी नहीं सभी होगा और यहाँ पे तैयार नहीं त्याग होगा। यहाँ होगा हमारा त्याग, यहाँ होगा सभी और यहाँ होगा नस्लें। 1 सेकंड, पौधों की बहुत ही नस्लें, हाँ नस्लें नष्ट हो जाएंगी और आने वाले लोग उनकी सुंदरता और के लाभ से वंचित रह जाएंगे या उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यदायी होगा। दुर्भाग्यदायी होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा हानिकारक होगा। हानिकारक लिखा है यहाँ पे भैया, देखो बुक है ये, हानिकारक होगा। इसलिए हमें अपने साधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में करना चाहिए। कुल मिला जुलाकर क्या कहना चाहता है कि प्राकृतिक में जितनी भी साधनें हमें उपलब्ध हैं, जितने भी संसाधन मिलते हैं उनका हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक निश्चित समय के लिए हैं और एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा हम ना करें कि हम ही सारा चीज़ यूज़ कर ले और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें कुछ मिल ही ना पाए। तो यदि कुछ ना मिल पाता है उन्हें, तो वो लोग क्या हमें ही कोसते रह जाएंगे, उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। जो प्राकृतिक के संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनका लाभ तो आने वाली पीढ़ियों को भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये जो समावेशी विकास है ये और धारणीयता है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। और ये हमेशा पेपर में 2 से 3 नंबर का सवाल आता है। समावेशी विकास करके आए, नहीं तो धारणीयता करके आए। धारणीयता बहुत कम, लेकिन समावेशी विकास क्या है ये ज़रूर पूछता है। तो अब आप सभी से विदा लेते हैं हम, फिर मिलेंगे कल 8:30 बजे इसी टाइम पर आप सभी से।
तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हाँ, बीच बीच में या वीडियो के स्टार्टिंग में ये बातें नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग स्किप करने लगते हैं और स्किप करने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भूल जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक भी देखने का कष्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और फिर वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर ही करा करें, ज़रूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। तो आप सभी का 2 सेकंड लगता है बस वीडियो को लाइक और शेयर करने में। धन्यवाद।